हेलो आप लोगों को। हम लोग अभी लक्ष्य के 24 नंबर सेट्स का सेट का एक्सप्लेनेशन करते हैं। पिछले वाले सेट में मेरे से एक ह्यूमन एरर हो गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने बॉइंट, जिसका मतलब बहुत खुश होता है, उसको मैंने स्पेलिंग गलत ले लिया था, BUY लिखा हुआ था, तभी मैंने स्पेलिंग गलत ले लिया था। और इरेलेवेंट, जिसका मीनिंग सही था, उसको मैंने ध्यान नहीं दिया। ह्यूमन एरर ले लो, मेरे को स्पेलिंग आता है। एंड आप थैंक यू उन लोगों को जिन्होंने पॉइंट आउट किया था। आप ऐसे ही अगर मेरे से कुछ स्लिप ऑफ माइंड या में स्लिप ऑफ टंग हो जाता है तो मेरे को बताते रहना। आप अभी आप आंसर मैच कर लो प्लीज। डाउट लगे तो अगर ऐसा लगता है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। एंड देन लेट्स स्टार्ट। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में तो एक से इंटीग्रिटी का स्पेलिंग गड़बड़ है ना, ई नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 को लो। तुम्हारे पास फर्स्ट सेंटेंस में सी नहीं है, तो आंसर या तो फर्स्ट सेंटेंस या तो बी है, नहीं तो ए है, नहीं तो डी है। अब अगर डी में देखें तो लिखा हुआ है हाई लॉजिस्टिकल कॉस्ट कुड अकाउंट। अगर लॉजिस्टिकल कॉस्ट बहुत हाई होगा, अब किस चीज का कॉस्ट, तो मैं डी को फर्स्ट नहीं ले सकता। ए में लिखा हुआ है अगर प्रॉफिट मार्जिन कम होता है तो इंटरनेट स्टोर का जो आउट ऑफ बिजनेस चले जाएंगे। तो भाई ये किसी ना किसी बैकग्राउंड में तो देना होगा ना। अगर आप बी को पढ़ो, इंटरनेट स्टोर मस्ट डिलीवर देयर प्रोडक्ट्स टू देयर कस्टमर्स होम। इंटरनेट स्टोर्स जो हैं उनको अपने प्रोडक्ट को कस्टमर के घर पहुंचाना होता है, तो पहले हम ये रखेंगे बी। अब आपके पास सी और ए दोनों जगह है, क्योंकि सी में लिखा हुआ है लॉजिस्टिकल कॉस्ट इरोड द प्रॉफिट मार्जिन, और यहां लिखा हुआ कि इफ प्रॉफिट मार्जिन आर इरोडेड, तो सी और ए तो होगा। अब डी को देखो क्या लिखा हुआ है, हाई लॉजिस्टिकल कॉस्ट अकाउंट फॉर द फेलियर। अब आपको ऑप्शन नंबर, आप जरा ये देखो कि होम डिलीवरी यहां पे जो लिखा हुआ है, तो ये होम डिलीवरी तो यहां भी आया हुआ है ना, तो बी के साथ तो सी तुम्हारा आएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर बी है। नरेशन वॉइस में कहीं कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी रूल होगा तो वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 में प्रोस्क्राइब लिखा हुआ है, और प्रोस्क्राइब का दो मतलब होता है, या तो किसी की आलोचना करना या किसी को बैन करना, किसी जगह से आलोचना करना या बैन करना। अब आउटलॉ मतलब उसको कानून के नजर में अपराधी घोषित कर देना। एक्सकम्युनिकेट किसी को जाति से बाहर निकाल देना, और रस्टिकेट किसी ऑर्गेनाइजेशन से, पर्टिकुलरली एग्जामिनेशन आदि से बाहर कर देना। तो बैन करना, दैट इज तुम्हारा आंसर। ही वॉज डीपली हर्ट बाय हर कर्ट रिप्लाई। कर्ट होता है जब आप बहुत संक्षिप्त बोलते हो और वो रूखा होता है। तो अगर आप र्यूड बोलो, शॉर्ट बोलो और एब्रप्ट बोलो, तो ये तीनों कर्ट का सिनोनिम हो सकता है। एक्सपेंसिव एक्सपेंशन का एडजेक्टिव है, मतलब बहुत विस्तार में। कर्ट इज ब्रीफ एंड र्यूड, और उसका उल्टा एक्सपेंसिव हो जाएगा, विस्तृत, बहुत बड़ा, लंबा चौड़ा। नेक्स्ट, गोइंग प्लेसेस। गोइंग प्लेसेस एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है कि वो आदमी सक्सेसफुल है। इंडियंस आर गोइंग प्लेसेस, दे आर सक्सेसफुल। तुम्हारा 7 नंबर, आई विल कम अगेन, ही वुड कम अगेन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। यहां पे आपका थोड़ा डाउट हुआ होगा, और डाउट में यह है कि आपने आंसर में सी दिया होगा।
अब इन दोनों में देखो तो अंतर यहां है, इन दोनों में अंतर विच और देम का है, और डिसीजन वही होगा, क्योंकि अगर दो चीजें हैं तो दो चीजों के लिए आप सुपरलेटिव का इस्तेमाल नहीं कर सकते, कंपैरेटिव इस्तेमाल करना होगा। अब इन दोनों में अंतर यह है कि ये सिंपली प्रोनाउन है एक, जबकि ये प्रोनाउन भी है और कंजंक्शन भी है। और आपके पास सेंटेंस में दो वर्ब थे, एक वेयर और एक सर्व्ड, और अगर दो वर्ब हैं तो इनको जोड़ने के लिए आपको कंजंक्शन लगाने की जरूरत पड़ेगी, और इसी कारण से आपको विच लगाना होगा। ये रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि बेसिकली कंजंक्शन भी होता है। तो प्रोनाउन और कंजंक्शन दोनों है, कंजंक्शन वाला चुनना होगा, इसीलिए आपका आंसर विच हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी वॉइस का है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में, समथिंग विच हर्ट्स विथ हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, किसी को बहुत लंबे समय तक दुख देने वाली चीजों को सोर पॉइंट बोलते हैं। नेल इन द कॉफिन, कोई ऐसी चीज जो किसी के फाइनल पतन का, डाउनफॉल का कारण बने, दैट इज नेल इन द कॉफिन। लाफिंग स्टॉक, किसी मजाक का विषय। एंड अ लैप डॉग, या तो एक छोटे वाले कुत्ते को हम लोग बोलते हैं, या कोई आदमी जो आसानी से किसी के सामने में झुक जाए, किसी की बात मान ले, उसको हम लोग लैपटॉप बोलते हैं। तो वो अगर आपका सोर पॉइंट, लंबे समय तक दुख देने वाला। एब्डक्ट मतलब होता है किसी का अपहरण करना, और उसका अगर एंटोनिम देना है तो सेट फ्री। रैंसम किसी से किसी का अपहरण करके पैसा मांगना, और सीज जब्त करने के सेंस में। सो सेट फ्री मतलब मुक्त कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, आप जरा ध्यान दीजिए। ये तो नरेशन है, मुझे नहीं लगता कि उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है, नॉर्मल है। मधु हैज नॉट बीन एबल टू रिकॉल वेयर, अब ये सेंटेंस में वेयर लगा है बट सेंटेंस इंटरोगेटिव नहीं है, वो कहां रहती थी, वो उसको याद नहीं आ रहा था, तो शी लिव्ड होगा ना। डिड अगर करोगे या फिर डज करोगे, ये तो प्रेजेंट टेंस है, तो ये इंटरोगेटिव हो जाएगा, और सेंटेंस इंटरोगेटिव नहीं है। लिव्ड द गर्ल, कोई सेंटेंस का मीनिंग नहीं आएगा इस पार्ट का, वो कहां रहती थी, वेयर शी लिव्ड, उसको रिकॉल है ना, याद करना। नेक्स्ट, इनकरेक्टली स्पेल्ड, और स्पॉन्टेनियस में फिर गड़बड़ हो जाएगा, मैं लिखता हूं TANEOUS। स्पॉन्टेनियस मतलब नेचुरल, प्राकृतिक रूप से जो काम हो उसको स्पॉन्टेनियस बोलते हैं, सोच समझ के नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन नजर डालो तो आपके पास P और Q को छोड़ दो, देखो अगर P और Q, अ फिश पैकर इंक्रीज हिज सेल 33%, अदर रिसेंट स्टडीज कंफर्म, तो ये दोनों P और Q तो एक स्टडीज हैं। अब SR और RS में से जो एक चुनना है, आप जरा ध्यान दो। एडवर्टाइजर्स क्लेम मेनी सेल्स सक्सेसेस थ्रू अपील्स टू इमोशन, एडवर्टाइजर्स ये क्लेम करते हैं कि बहुत सारे लोगों को सक्सेस मिला है अगर वो इमोशन को अपील करें तो। और ये दोनों, आप जरा ध्यान दीजिए कि ये R नंबर के बाद, सॉरी, R नंबर के बाद ये सारे सक्सेस स्टोरीज हैं। और एडिंग कलर टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, आप जरा ध्यान दीजिए कि अगर हम R को हम अगर यहां रखते हैं कि एडिंग कलर टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इन विच कलर हैज नो प्रैक्टिकल फंक्शन इंक्रीजेस सेल्स, मेरे को एक चीज दिखाई पड़ रहा है कि शायद हम एक ऐसे प्रोडक्ट में कलर मिला है जिसमें कोई प्रैक्टिकल फंक्शन नहीं है, वो सेल को बढ़ाता है। मैं अपना आंसर बदल रहा हूं, सॉरी फॉर दैट, और आंसर आपका ये होगा, क्योंकि यहां लिखा हुआ है द सेम इंपैक्ट कैन ऑल्सो बी अचीव्ड, तो एस को तो तुम्हारा यहां आना चाहिए ना,
आर यहां आना चाहिए। आई एम सॉरी, आंसर तुम्हारा सी होगा, ए नहीं होगा। सो 15 का तुम्हारा आंसर सी जाएगा। सिक्सटीन, आप जरा फर्स्ट सेंटेंस को देखो, डी सी बी दोनों में। अब जरा आप नजर डालो, बिजनेस पीपुल द वर्ल्ड ओवर मस्ट बी कंफर्टेबल कम्युनिकेटिंग इन इंग्लिश। अब जो बिजनेस से जुड़े हुए लोग हैं पूरी दुनिया में, वो इंग्लिश में बात करके कंफर्टेबल महसूस करते हैं। पहला सेंटेंस। अगर ये तुम नहीं फर्स्ट लोगे तो आप जरा ध्यान दो, कोलोनाइजेशन दैट इज ब्रिटिशर्स ने जितने लोगों को अपना उपनिवेश बनाया था उसके बारे में बात, और बाकी सब सेंटेंस में कोलोनाइजेशन की बात हो रही है। आप जरा ध्यान दीजिए, कोलोनाइजेशन की ही बात हो रही है बाकी सारे सेंटेंसेस में। तो इस सेंटेंस को आपको फर्स्ट ही डालना होगा। क्यों वो कंफर्टेबल महसूस करते हैं, आप जरा देखिए, जिन बहुत सारे कंट्रीज में जिनको उन्होंने कोलोनाइज किया, ब्रिटिशर्स लेफ्ट बिहाइंड द लेगेसी ऑफ इंग्लिश, उन्होंने इंग्लिश का लेगेसी छोड़ा, मतलब परंपरा छोड़ा उन्होंने। अपने हे डे का मतलब होता है अपने सफलता का जब चरम सीमा हो। तो जब सफलता की चरम सीमा थी तो कोलोनाइजेशन इतना फैल गया कि कहा जाता था कि ब्रिटिश राज्य में सूरज कभी डूबता नहीं है। अगर एक पार्ट में सूरज डूबा हुआ है तो दूसरे ब्रिटिश राज्य में, वहां दुनिया की दूसरी तरफ ब्रिटिश मतलब सूरज उगा हुआ है। सो ये तुम्हारा उससे जुड़ा हुआ पार्ट है, तो तुम्हें ऑप्शन नंबर बी ही लेना होगा, क्योंकि सी को मेरे को फर्स्ट डालना पड़ेगा। क्योंकि मैंने अगर इंग्लिश वन को शुरू कर दिया तो बी तो तुम्हारा पढ़ा नहीं जाएगा। इवन आफ्टर द एंड ऑफ कोलोनाइजेशन, कि कोलोनाइजेशन के खत्म होने के बाद भी, तो ये तो ले नहीं सकते। और डी में लिखा हुआ है अपने हे डे में, अपने अच्छे दिनों में, तो तुम्हारा ए तो इन दोनों के पहले आएगा ही आएगा। नेक्स्ट, यहां पे एक क्वेश्चन में आप ध्यान दो, अ वॉल बिल्ट टू प्रिवेंट द सी एंड अ रिवर फ्रॉम फ्लडिंग एरिया। एक हम बांध टाइप का कोई वॉल बनाते हैं जिसके जो बाढ़ को रोकने के लिए होता है, उसके लिए दो वर्ड है, डाइक भी है और एम्बैंकमेंट भी है। लेकिन अगर वो बांध को बाढ़ के लिए पर्टिकुलर रोकने के लिए बनाया जाएगा, जैसे डैम भी है उसको, लेकिन डैम में का पर्पस, उसको वही कंस्ट्रक्शन होता है, बट पर्पस अगर ये है कि मुझे पानी का लेवल ऊपर करना है या बिजली का उत्पादन करना है, तो हम उसको डैम बोलते हैं। इसी तरह से अगर बाढ़ को पर्टिकुलरली रोकने के लिए अगर हम कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसको हम लोग डाइक ही बोलते हैं। एम्बैंकमेंट बोला जाता है, बट अगर दोनों दिया हुआ है, वैसे तो हम डैम भी उसको बोल सकते हैं, उसको हम लोग डाइक ही बोलेंगे। नेक्स्ट, हाउ टू डू, वो तो बहुत आसान क्वेश्चन था। मेक मी अनदर सूट लाइक दिस, तो ये तुम्हारा भी आसान है। इस क्वेश्चन में यहां पे हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन हो कि मैं सी में चुनूं कि डी में चुनूं, क्योंकि यहां पे दैट ऑफ तो लगेगा, दैट इज क्लाइमेट ऑफ, लेकिन क्लाइमेट ऑफ चेन्नई का पार्ट है कि दैन का पार्ट है, ये आपको डिसाइड करना है। ये नहीं कि हमको लिखना है, ये लिखना नहीं है। ग्रामेटिकली वो चेन्नई के पहले लगेगा, द क्लाइमेट ऑफ चेन्नई, या देन दैट ऑफ। देन का वो पार्ट नहीं है, द क्लाइमेट ऑफ हैदराबाद एंड द क्लाइमेट ऑफ चेन्नई। चूंकि वो चेन्नई के पहले मुझे क्लाइमेट लगाना है, इसीलिए आंसर बी लेना पड़ेगा, सी नहीं लेना, मतलब आपको सी नहीं लेना होगा। ये ध्यान रखिएगा, बहुत बार ऐसा होता है कि लास्ट वर्ड में कुछ लास्ट और इस वर्ड में जब ऐसा हो तो आपको ये डिसाइड करना होता है कि वो जो पार्ट आप ऐड कर रहे हो या हटा रहे हो वो किसका ओरिजिनल पार्ट है।
और जिसका वो पार्ट होगा उसी पार्ट में आपको एरर चुनना होगा। नेक्स्ट प्लीज। 21 नंबर। 21 में आप जरा ध्यान दीजिए कि आपका जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, तुम्हारा पहला सेंटेंस 2 में डी दिया हुआ है, एक में ए दिया है, एक में बी दिया है। अब अगर ए देखो, व्हेन रिक्वायर्ड मंथली पेमेंट्स आर लोअर, जब मंथली पेमेंट का जो रिक्वायरमेंट होता है वो कम होता है, ये तुम्हारा होना नहीं है। और बी नंबर में लिखा हुआ है ड्यूरिंग अ रिसेशन गवर्नमेंट लोअर्स द इंटरेस्ट रेट, तुमको डी लेना पड़ेगा क्योंकि इसको टारगेट करना है रियल एस्टेट मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से। द रियल एस्टेट मार्केट में एक्सपीरियंस अ बूम ड्यूरिंग अ रिसेशन इफ इंटरेस्ट रेट्स आर रिड्यूस्ड। अगर इंटरेस्ट रेट कम किया जाए तो रिसेशन में भी रियल मार्केट में बूम आ सकता है। कैसे आएगा वो पूरा प्रोसेस दिया हुआ है। रिसेशन में गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट कम करती है, इंटरेस्ट रेट कम होगा तो मंथली रिपेमेंट कम होगा कर्ज पे, और अगर मंथली रिपेमेंट कम होगा तो ज्यादा लोग घर खरीदने की को सोचेंगे। सो तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। 22 में नजर डालिए। 22 में सी ए की ए सी आपको टारगेट पे डालना है। आपका पहला सेंटेंस या तो ए नहीं तो सी, और ए सी और सी ए का आपस में कॉम्बिनेशन है। अब अगर मैं पहला सेंटेंस ए लूं, इन रिच कंट्रीज virtually the entire population is expected to be permanently connected to the internet both as employees and as consumers। धनी देशों में जो सारा पॉपुलेशन इंटरनेट से, चाहे वो कंज्यूमर हो चाहे वो एम्प्लॉय हो, कनेक्टेड रहेंगे। सी में लिखा हुआ है द बाउंड्रीज बिटवीन द ऑफिस, कार एंड होम विल बिकम इंक्रीजिंगली ब्लर्ड एंड विल इवेंचुअली डिसअपियर ऑल टुगेदर। ये दोनों जो सेंटेंस है, ये दोनों तो साथ में रहेगा क्योंकि वो परमानेंटली कनेक्टेड रहेंगे। तो ए और सी को मेरे को एक साथ रखना होगा, क्योंकि आपका दिस विल एट लास्ट मेक आईटी परवेसिव, सो द एम्फेसिस विल शिफ्ट टुवर्ड्स। तुम्हारा ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, और तुम अगर ऑप्शन में ध्यान दो तो ए सी या सी ए सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, शुरुआत में है। हमें एसी भी रख सकते हैं, डीएससीए भी रख सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक ऑप्शन में दिया हुआ है, इसीलिए मेरे को आंसर डी लेना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। इस क्वेश्चन को देखो, इसमें आपको कंफ्यूजन आया होगा। इफ यू थिंक आई एम गोइंग टू शो माई आंसर शीट, अगर तुम ऐसा सोचते हो कि मैं तुमको अपना आंसर शीट दिखा दूंगा, तो तुम, अब जरा ध्यान देना, तुम अगर विल, ग्रामेटिकली कोई गलत नहीं है, तो अगर विल बी मैड मतलब तुम फ्यूचर में पागल हो जाओगे। यू शुड बी मैड, क्योंकि आउट टू का मतलब शुड होता है, आउट का मतलब, तो यू शुड बी मैड हम सलाह दे रहे हैं। यू आर सपोज्ड, यू आर एक्सपेक्टेड टू बी मैड। सपोज का मतलब कल्पना कर रहे हैं हम, और अगर मैं अनुमान कर रहा हूं तो मे का इंफेटिक फॉर्म मस्ट होता है। राम में कम, राम आ सकता है, राम मस्ट कम, राम आ सकता है, श्योर ऑलमोस्ट। अगर वो खत्म कर दो एकदम, कोई भी संभावना नहीं है, मतलब अगर सिंपल एक संभावना जाहिर कर रहे हो मे लगाओ, श्योर हो विल लगाओ, और बीच में अगर तुम्हारी संभावना का परसेंटेज ज्यादा है तो तुम मे की जगह पे मस्ट लगाओ। तो तुम पूरी संभावना है कि तुम पागल हो गए हो अगर तुमको लगता है कि मैं पेपर दिखा दूंगा। इसीलिए मस्ट खाली सलाह देने के लिए नहीं होता, वो मे का इंफेटिक फॉर्म भी है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। व्हीट इज नॉट नेटिव टू इंडिया एंड बार्ली, व्हीट इंडिया का अनाज नहीं है और बार्ली भी नहीं है। इसको हम 2-3 तरीके से लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं नॉर या नाइदर इज बार्ली, हम ये भी लिख सकते हैं, या
बार्ली इज नॉट आइदर। नाइदर या नॉर लगाएंगे तो ऑक्सिलरी वर्ब को इज को बार्ली के पहले रखना होगा, और नहीं तो अगर आइदर लगाते हैं यहां आइदर नाइदर या नॉर का मतलब ऑल्सो है, वो नहीं है, ना तो राम ना श्याम, वो वाला नहीं है। नाइदर और नॉर ये इन्वर्जन के पार्ट में आपका इस्तेमाल होता है। और अगर नाइदर नॉर नहीं लगा रहे हो तो आइदर लगाना, और आइदर के साथ रूल ये है कि पहले ऑक्सिलरी वर्ब को नेगेटिव बनाओ और तब आइदर लिखो। 25 नंबर, ए नंबर जाएगा। 26, द साउंड ऑफ अ फनरल बेल। वो क्रिश्चियनिटी में जब कोई मरता है तो हम लोग उसके दफन के समय में वहां पे घंटियां बजाई जाती है चर्च की, उसको हम लोग नेल बोलते हैं, क्योंकि स्पेल का मतलब होता है स्पेल मंत्र, डोंग आवाज कोई भी चीज, एंड डिंग डोंग दो लोगों के बीच में कला आर्गुमेंट, दैट इज कॉल्ड डिंग डोंग। नेक्स्ट 27 नंबर। 27 नंबर में आप सिंपल देखो कि पहला ए या पहला सी। अब ये बहुत क्लियर था क्योंकि सेंटेंस में कहानी टाइप का दिया हुआ है, क्योंकि हमें आपको ए लेना होगा। आई हैव ऑलवेज फाउंड दैट अ सिस्टमेटिकली प्लान्ड वेकेशन टर्न्स आउट टू बी मोर एंजॉयबल। अगर कोई छुट्टी को सिस्टमेटिकली प्लान किया जाए तो वो ज्यादा इंजॉयबल होगा। उसके बाद सी, हमें अच्छा डिसेंट होटल मिल जाए, बहुत पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस नहीं हो, फलाना ठिकाना। देन आई क्रॉस चेक अगेंस्ट द अवेलेबल, उसके बाद आई डिसाइड अ लिस्ट ऑफ पॉसिबल डेस्टिनेशंस। मेरा ये क्राइटेरिया होता है कि आराम से जगह मिल जाए और पॉपुलर बहुत नहीं हो, भीड़ भाड़ नहीं हो, तब हम एक पॉसिबल डेस्टिनेशन में से आईटीडीसी के साइड से डिसाइड करते हैं। देन आई क्रॉस चेक अगेंस्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड होटल्स इन दिस डेस्टिनेशन, और इन डेस्टिनेशंस पे हम अवेलेबिलिटी देखते हैं कि है कि नहीं गुड होटल्स का। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन में कंफ्यूजन हुआ होगा, आप ये ध्यान दो, यहां लिखा हुआ ही इज फॉन्ड ऑफ, वो शौकीन है, और जब आप शौकीन होगे तो उस काम को ज्यादा पसंद आएगा, तो उस काम को ज्यादा करोगे। मनी को सेव करने का काम सब कोई करता है, लेकिन अगर कोई आदमी को वो चीज का शौक हो तो बहुत ज्यादा सेव करेगा, और बहुत ज्यादा सेव करेगा तो वो होल्ड हो जाता है, बड़ी मात्रा में जमा करना। फॉन्ड ऑफ के चलते होर्डिंग बना है। नेक्स्ट, इसमें भी आपका हो सकता है कंफ्यूजन हुआ हो, आपने ये दिया हो, देखिए हैड प्लस V3 आप तब लगाते हैं जब आपका ये चीज हो कि आपको डेलिबरेटली बोलना, सेंटेंस में ये मीनिंग आए, आपको अपने मन से कंक्लूजन नहीं निकालना है कि वो काम पहले खत्म हुआ, वो काम बाद में खत्म हुआ। आप ये ध्यान रखो कि पास्ट परफेक्ट वाला जो सेंटेंस आप बनाते हो उसमें आप बिफोर या आफ्टर लगाते हो, और उस बिफोर या आफ्टर के चलते पहले या बाद का मीनिंग आने लगता है। आप नहीं कुछ कर रहे हो, बिफोर या आफ्टर के चलते ऐसा होता है। और अगर बिफोर या आफ्टर के साथ नहीं हो तो आपको यह डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके सेंटेंस में ऐसा कुछ मीनिंग है कि पहले वो काम खत्म होगा तभी दूसरा होगा, या हुआ ऐसा कुछ। और रूल ये है ग्रामर का कि अगर आपको पास्ट की कोई घटना सुनानी हो तो उसके लिए वर्ब का फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट होता है, घटना सुनानी हो तो। और इसने घटना बताया है कि कैसे वो भागा, और उसके चलते आपका एस्केप्ड होगा, हैड एस्केप्ड नहीं होगा। द कंसेप्ट ऑफ गुरु दक्षिणा इज वेरी एंशिएंट एंड इज डैश टू इंडिया, टू इंडियन कल्चर। इंडियन कल्चर यूनिक टू, पहला तो एक प्रीपोजिशन यूनिक के साथ टू, और ये जो सिर्फ इंडिया में ही पाया जाता है, पर्टिकुलर टू नहीं, यूनिक टू, सिर्फ यहीं पाया जाता है।
इफ यू आर एब्सोल्युटली डैश अबाउट इंडिया, अब अगर आप इंडिया के बारे में कुछ नहीं जानते हो, ब्लाइंड टू मतलब होता है एक अनदेखा करने वाला, अननोइंग कोई वर्ड होता नहीं है, नोइंग अननोइंग, इफ यू आर अननोइंग अबाउट इंडिया, इफ यू डू नॉट नो, इफ यू डू नॉट नो इंडिया, ऐसा होता। नैव का मतलब जिसको उसके बारे में कोई अनुभव नहीं हो, उस चीज के बारे में। अगर आप नैव हो इंडिया के बारे में, देन इट इज एडविजिबल दैट यू फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ अ गुरु एंड द डैश ऑफ हिज प्रेजेंस, उसके प्रेजेंस का महत्व आप समझो, गुरु का, इन द लाइव्स ऑफ दोज अराउंड हिम। Thus, in turn, will help you to understand what Guru Dakshina is. और तब तुमको समझ में आएगा गुरु दक्षिणा होता क्या है। In ancient India, a teacher or a guru was a spiritually dash guide. आध्यात्मिक रूप से वो उन्नत, इवॉल्व्ड, इनलार्ज नहीं, ग्रोन नहीं, इवॉल्व, जिसका विकास हुआ हो, एवोल्यूशन से ही, इवोल्यूशन का वर्ब है, वो स्पिरिचुअली इवॉल्व्ड गाइड होता था, स्पिरिचुअली। अब आपका कंप्रीहेंशन, कंप्रीहेंशन में आप जरा ध्यान दीजिए, कौन सा सिनेमैटिक के बारे में कौन सा स्टेटमेंट डेफिनेटली ट्रू नहीं है, हो सकता है बट डेफिनेटली नहीं है, और ये फिल्म इंस्टीट्यूट पेरिस का पार्ट था, ये कहीं इंडिकेशन नहीं है। सिनेमैटिक की चर्चा है, सेडॉल वॉज माई टीचर एट फिल्म इंस्टीट्यूट इन पेरिस, एंड जो लोटी आइजनर थी वो उसके बेनिफैक्टर थी। बेनिफैक्टर वो जो वहां उस संस्थान को दान दे, और ये तुम्हारा एक क्वेश्चन तो यहीं से बना हुआ है, She donated to the institution, ठीक है। मैं वो सिनेमैटिक वाले पे आता हूं। मैं ऑथर क्या है, मोस्ट प्रोबेबली डायरेक्टर है, फिल्म क्रिटिक है, एक्टर है, ये नहीं बताया जा सकता कि वो सिनेमा की स्टडी कर क्यों रहा था। हम अनुमान लगा सकते हैं कि वो सिनेमा बनाना चाहता था या वो एक्टिंग सीखना चाहता था, क्योंकि उसने डिस्कशन वो करता था इन लोगों से, जिन लोगों का नाम दिया हुआ है, उसके बारे में कहा नहीं जा सकता। एंड लोटी आइजनर के बारे में कौन सा डेफिनेटली ट्रू नहीं है, और उसके बारे में जो लिखा हुआ है आप ध्यान दीजिए, लोटी वॉज द फर्स्ट वुमेन फिल्म क्रिटिक इन जर्मनी, वो जर्मनी की पहली क्रिटिक थी। और आप यहां ध्यान दीजिए कि यहां लिखा हुआ है कि शी वॉज द फर्स्ट वुमेन फिल्म क्रिटिक एवर, वो दुनिया की पहली थी। अब अगर आप सिनेमैटिक के बारे में नजर डालो तो कभी भी सिनेमैटिक को फिल्म इंस्टीट्यूट पेरिस से जोड़ा नहीं है, जोड़ा नहीं है। नेक्स्ट पैराग्राफ, तो डेफिनेटली उसको नहीं बोला सकता, हो भी सकता है बट डेफिनेटली बात हो रही थी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज डेफिनेटली ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट सही है। और आप जरा ध्यान दीजिए कि कॉलोनियलिज्म ने इंटरनली हेल्प किया नेशनलिज्म को जगाने में। और आप जरा यहां देखो, यहीं पे इट मतलब यहां पे अगर आप पढ़ोगे पैसेज तो कॉलोनियलिज्म के बारे में बात किया हुआ है। ऑब्जेक्टिवली क्रिएटेड द कंडीशन फॉर द कमिंग इनटू बीइंग, कमिंग इनटू बीइंग का मतलब होता है अस्तित्व में आना, कम इनटू बीइंग ऑफ अ नेशनल कंससनेस एट द सुप्रा ट्राइबल, ट्राइबल से सारे ट्राइबल को लेके अगर मैं बोलूं तो सुप्रा लेवल पे, लोकल से सारे लोकल को मिला के एक नेशनल कंसंसस जगाया। तो तुम्हारा 2 नंबर तो ना 1 नंबर तो तुम्हारा सही हो गया। एंड 2 नंबर देखो,
कि उन्होंने नेशनलिज्म का पालन पोषण किया था एज ऑपोजिशन टू फ्यूडलिज्म, और ये क्लियरली लिखा हुआ है। इमर्जेंस ऑफ बुर्जुआ ऑर्डर, ये फ्रेंच वर्ड है, द वर्ड इज प्रोनाउंस्ड एज बुर्जुआ, बुर्जुआ ऑर्डर इन ऑपोजिशन टू फ्यूडलिज्म। ये दोनों दिया हुआ है। तीसरा तुम्हारा थर्ड नंबर, द नेशनल स्ट्रगल वॉज नॉट सक्सेसफुल, ये कहीं नहीं दिया हुआ है। 39 नंबर, ऑथर क्या है? ऑथर किसी की बुराई, किसी की अच्छाई, किसी की आलोचना नहीं कर रहा है, चीजों को सिंपली एक्सप्लेन कर रहा है जो हुआ था। तो वो एक नॉर्मल इंटेलेक्चुअल है जो चीजों को पास्ट के हिस्ट्री के एनालाइज कर रहा है। हम नहीं बोल सकते कि वो फॉलोअर है कैपिटलिस्ट का, या क्रिटिक है फ्यूडलिज्म का, या अ हिस्टोरियन विथ व्यूज कलर्ड इन फेवर ऑफ नेशनलिज्म। मतलब वो नेशनलिज्म के प्रति पक्षपातपूर्ण है, मतलब वो चाहता है कि नेशनलिज्म अच्छा है, कॉलोनिज्म बुरा है, तो कहीं ना कहीं उसको ओपिनियन देना चाहिए था। जबकि ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है इम्पार्शियल कमेंटेटर, वो तटस्थ है, वो सिंपली कमेंट कर रहा है। यही चुनना होगा हमें। colonial powers tried to camouflage national movement and show it। उन्होंने इस नेशनल मूवमेंट जो देश में आंदोलन चला था उसको उन्होंने कैसे दिखाया, और उन्होंने दिखाया कि ये एक विरोध है, लड़ाई है, लेड बाय डोमिनेटिंग ट्राइब और अ रिलीजियस ग्रुप विथ सेल्फिश मोटिव, कि ये कोई खास जाति या जनजाति जो डोमिनेंट है वो अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे हैं, वो विरोध कर रहे हैं अंग्रेजों का, और ये क्लियर यहां लिखा हुआ है। दे वेर पोर्ट्रेड एज बीइंग नो मोर देन द मूवमेंट ऑफ द डोमिनेंट ट्राइब और द डोमिनेंट रिलीजियस ग्रुप फॉर द अचीवमेंट ऑफ नैरो सेक्शनल एंड्स। यहां एंड मतलब लक्ष्य, सेक्शनल मतलब अपने कम्युनिटी का लक्ष्य पूरा करने के लिए लड़ रहे हैं, ऐसा दिखाया गया। एंड तुम्हारा ट्रांसेंड का मतलब होता है किसी सीमा से आगे निकल जाना, दैट इज सरपास। पैसेज में भी देखोगे तो आराम से सरपास आपको दिखाई पड़ेगा। इन अ फ्यू पॉकेट का क्या मतलब, एनोमली का क्या मतलब, आंसर आपका दिया हुआ है। प्रोटेगोनिस्ट का क्या मतलब, एंड मच वांटेड का क्या मतलब। अब जरा मैं इसको देखो, द प्रोटेगोनिस्ट ऑफ ऑपरेशन फ्लड, जो ऑपरेशन फ्लड की वकालत कर रहे थे, जो उसको सपोर्ट कर रहे थे, जिन्होंने इसका प्रतिपादन किया, मतलब वो मूवमेंट को वो कार्यान्वित किया, जिन्होंने, सबको प्रोटेगोनिस्ट कहा जा सकता है। द मच वांटेड सरप्लस, मतलब कि जरूरत से ज्यादा दूध हो गया है, जो पैसेज का थीम है, रियलिटी बता रहा है। मच वांटेड, जिसके बारे में बहुत बढ़ा चढ़ा के बोला गया है कि जरूरत से ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है। मच वांटेड, जिसको जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाए। एनोमली का मतलब होता है जो इनकंसिस्टेंसी है, कि एक तरफ दूध सरप्लस है और दूसरी तरफ एक बड़ी जनसंख्या को पर्याप्त मात्रा में दूध नहीं मिल पा रहा है। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एनोमली, इनकंसिस्टेंसी, जो होना चाहिए और जो अभी है। एंड इंस्टेड ऑफ कंसेंट्रेटिंग ऑन इंक्रीजिंग द सप्लाई ऑफ मिल्क इन अ फ्यू पॉकेट्स, यहां पॉकेट का मतलब कुछ खास क्षेत्रों में सप्लाई ऑफ मिल्क वहां पे बढ़ाने का। दो कोऑपरेटिव्स आर, कोऑपरेटिव के थ्रू, इन अ फ्यू पॉकेट्स, मतलब पॉकेट का मतलब इंसान वाला पॉकेट नहीं, पॉकेट का मतलब एरियाज भी होता है। आपने बनाया, पैसेज भी ठीक था, इस बार के फिलर्स बड़े अच्छे थे, सेंटेंस अरेंजमेंट स्टैंडर्ड का था।
कैसा आपका अनुभव रहा है? अगर आपको इच्छा हो तो बताइएगा। थैंक यू आप लोगों को।